अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मंसूर अली खान अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह यह है कि हमारे यूट्यूब चैनल का ये पहला इंटरव्यू है जो मैं करने जा रहा हूँ और बड़ा ही धमाका खेज किस्म का ये इंटरव्यू है। और इसकी वजह यह है वो शुगर कमीशन रिपोर्ट जिसके ऊपर पाकिस्तानी सियासत में हलचल मच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है बड़ी हलचल मच गई। जहांगीर तरीन साहब नाराज़ हो गए, पाकिस्तान से बाहर चले गए, लंदन चले गए। इमरान खान साहब के साथ नाराज़गी हो गई। पता लगा कि अरबों के फ्रॉड हो रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक और एंगल था जो आज से 2 दिन पहले पता लगा, और वो था एक ऐसा शख्स जिसके हवाले से जो तहकीकात कर रहा था, लेकिन इंक्वायरी के दौरान ही उनको हटा दिया गया, वहां से बरतरफ कर दिया गया। उनके ऊपर कई इल्जामात लगाए गए। बीबीसी ने ये स्टोरी की, क्रेडिट उनको जाता है इस बात का। और वो शख्सियत हैं सजाद बाजवा साहब, जिनका ताल्लुक FIA से है और तहकीकात के दौरान ही जो है उनको काम करने से रोक दिया गया। उनका ये कहना है कि प्रेशर की वजह से उनको काम करने से रोका गया। वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे थे लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया गया। सजाद बाजवा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि FIA के अंदर 30 साल का करियर रिकॉर्ड रखते हैं। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। सजाद साहब बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, 30 साल आपने FIA के अंदर सर्विस दी है? 30 साल से। कब से हैं FIA में? मैं 1990 से मैं FIA में हूँ। एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। और अभी जब मैं सस्पेंड हुआ तो मैं एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम पंजाब काम कर रहा था, और पूरे साइबर क्राइम जो पंजाब है उसको मैं लीड कर रहा था। अच्छा, और ये कब से मतलब आपने और कौन कौन सी तहकीकात की है अपने करियर में? तहकीकात तो मैंने बहुत सारी की हैं, और उसके बाद मुझे कंसेस भी फेस करने पड़े। और अभी रिसेंटली जो मैं आपको लंबा बताने की बजाय मैं अभी आपको रिसेंटली बताऊंगा कि FIA पहले तो FIA की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो नारकोटिक्स सीजर है वो मेरा है, 10 टन चर्च का। अच्छा। ये 1995 में होता। उसके बाद अभी रिसेंटली मैं खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ जो GIT बनी नैब की, उसमें मैं FIA को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा। उसके बाद ये जो IPP की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाई, जो कमेटी बनाई, मोहम्मद अली जो एक्स SSCP के हेड हैं, उनकी सरबराही में, उसमें भी मैं FIA को रिप्रेजेंट कर रहा था उसमें। अच्छा। उसके बाद तीसरी जो थी, ये जो कमीशन बना, तो कमीशन बना, इसमें भी नंबर 1 जो टीम थी, टीम नंबर 1 का जो लीडर था वो मुझे मुंतखब किया गया DGFI में। ठीक है। इस टीम नंबर 1 का क्या काम था? टीम नंबर 1 का जो काम था वो ये था कि हमने फ्रांसिक ऑडिट करना था अलायंस शुगर मिल का। ठीक है। और अलायंस शुगर मिल जो है ये उनकी जो फैक्ट्री है वो घोटगी में है, और इसका हेड ऑफिस जो है वो लाहौर निसार कॉलोनी कैंट में वाक़ है। अच्छा। ये अलायंस शुगर मिल किसकी है और कहाँ पे? इसकी मैनेजमेंट तो और लोग हैं, लेकिन जो शेयर होल्डर हैं उसमें खुसरू बख्तियार फैमिली भी है, उनके जो भाई हैं, और मोनसलाई भी हैं उसमें। अच्छा। आपने किस तारीख से फिर काम शुरू किया? 18 मार्च को DGFI ने हमें बुलाया। मुझे तो उस टाइम पता नहीं था कि मुझे किस लिए बुलाया, लेकिन जब मैं इस्लामाबाद गया तो पता लगा कि हमें कि शुगर कमीशन बन रहा है और उसमें एक टीम की सरबराही मैं कर रहा हूँ। अच्छा। और 18 मार्च को मुझे DGFI ने, वाजिद ज़िया साहब ने रिटर्न जो ऑर्डर दिया कि आप जाएं और आप इनका फोरेंसिक ऑडिट करें। जब मैं वहाँ गया तो मुझे वो जो पुराना सिस्टम था, जो RG1, RG2, RG3 रजिस्टर थे, जो कि कस्टम के लोग पहले उसको स्टैम्प करते थे और उनके पास एक कापी अपने पास रखते थे, एक कापी उनको देते थे सीरियल नंबर के साथ, और जैसे वो रजिस्टर ख़त्म होता था फिर नया रजिस्टर जारी करवाते थे। वो क्या होता था कि जब क्रशिंग जो गन्ना आता है, जो परचेज़ है, वहाँ से लेके गेट पास से लेके क्रशिंग से लेके प्रोडक्शन से आगे उसकी जो लैब में है, लैब का रजिस्टर है, अकाउंट का रजिस्टर है, उनका गोडाउन का रजिस्टर है, जहाँ से वो बोरियाँ भरी जाती हैं वहाँ पर रजिस्टर होता है, और फिर गोडाउन से फिर गेट पास जारी होना है, जो आगे गेट पे जाना है, और गेट पे रजिस्टर होगा जो आगे जाएगा। ठीक। तो मैंने कहा जी ये मुझे वो जो पहले सिस्टम तो नज़र नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा जी ये FBR ने ख़त्म कर दिया हुआ है। अच्छा। तो मैंने कहा जी अब क्या सिस्टम है? उन्होंने कहा जी अब कोई नहीं है, वो RT4 जमा करवाना है, वो हमारी मर्जी, हम महीने बाद जमा कराएं, 6 महीने बाद जमा कराएं, तो हमारी है। ये जितना रिकॉर्ड हम रख रहे हैं फिर हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहे हैं, हमारी अपनी ज़रूरत के लिए। इसमें कोई FBR ने हमें प्रेस्क्राइब नहीं किया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि FBR ने खुला छूट दी हुई है कि आप कोई अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं प्रेस्क्राइब कर रहे तो आपको चेक एंड बैलेंस कैसे रखेंगे? ठीक है। खैर वहाँ से मेरी वो पुरानी एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने आगे एक लेटर लिख दिया। तो 30 मार्च को मैं जब लाहौर आया, मैंने 30 मार्च को लेटर लिखा अपने DGFI को कि जी मुझे FBR से ये इन्फॉर्मेशन लेकर दें कि जी जो पहले रजिस्टर रखे थे, जो रिकॉर्ड कीपिंग होती थी वो ख़त्म कर दी गई, और अब जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, कौन सा प्रेस्क्राइब सिस्टम है जिससे वो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए।
तो मुझे उनसे ले दें। अच्छा, इस पे मुझे इनडायरेक्टली कोई एफबीआर के लोगों ने कहा जी वो आपने क्या वाजह कर दिया, तो आप हमें वैसे पूछ लेते। फिर मुझे जो मैंने एक रिमाइंडर दिया, जो एफबीआर के मेंबर थे बशीरुल्लाह खान, जो उनकी डीजी इंटेलिजेंस है जो क्या, तो मैंने उनको मैसेज दिया जी मेरे लेटर का अभी तक जवाब नहीं आया। वो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना था जो इस शुगर कमीशन पे, उसमें मैंने मैसेज किया जी मुझे इसका जवाब नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा थ्रेट किया। किसने? बशीरुल्लाह खान ने, जो एफबीआर के मेंबर थे, कि जी तो खैर मैंने फिर थ्रेट किस तरह किया? थ्रेट इस तरह उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि जी आपका जो मामला था इसको एफबीआर ने इन गुड फेथ नहीं लिया, इन्हें बैड सेंस लिया। क्यों? मतलब कि आप मुझे ज़बानी पूछ लेते, आपको रिटर्न लिखने की क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा जी मैं कमीशन की इंक्वायरी कर रहा हूँ, तो जिस डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो मैं उसको रिटर्न में लिख के रिटर्न से लूँगा। अच्छा। जो अगर मैं ज़बानी आपसे लेता हूँ तो मैं अपनी रिपोर्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ? अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट में वही चीज़ करूँगा जो मेरे पर रिटर्न होगा। तो खैर उन्होंने कहा जी वो आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कहा जी मेरे 30 साल हो गए हैं एक्सपीरियंस, शायद मैं आपसे सीनियर होगा, मैं ठीक है आप ग्रेड में मेरे से सीनियर, लेकिन एक्सपीरियंस में मैं शायद आपसे ज़्यादा सीनियर हूँ। तो खैर वो उन्होंने फिर कहा नहीं ठीक है मैं आपको आएंगे बैठेंगे मैं आपको बताऊंगा करूँगा, लेकिन वो जो हमने जवाब देना था वो मैंने डीजी को दे दिया, हम आपको नहीं देंगे। ठीक है हमने डीजी को सेटिस्फाई कर दिया। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वो मेरा फ़ोन, हाँ उन्होंने साथ ये भी कहा जी चेयरपर्सन ने आपके जो ये लेटर को बड़ा बुरा माना। चेयरपर्सन? उस टाइम जो चेयरपर्सन थी एफबीआर की, अच्छा ठीक, मुझे नहीं नाम याद कौन थी, लेकिन उनका वर्ड यूज़ किया जी चेयरपर्सन का नाम। ठीक। अच्छा, उसके बाद मैंने दूसरा लेटर मैंने देखा कि जी जो रेगुलेटर है एससीसीपी है, उसका रोल मेजर रोल है कि अगर कहीं भी गड़बड़ हो रही है तो वो उनका काम है वो ऑन साइड ऑफ साइड इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन करके अगर कोई समझते हैं कि इसमें गड़बड़ हुई है तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें। तो मैंने एग्जैक्टली यही लेटर लिखा कि जी क्या एससीसीपी ने पिछले, क्योंकि हमारा मैंडेट था 3 साल का कि 3 साल में जो हुआ है तो 3 साल के अंदर अगर कोई इंस्पेक्शन हुई है स्मेल की और इंस्पेक्शन के बाद अगर कोई आपने गड़बड़ देखी है तो कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया, ठीक है, तो कोई ऑन साइड ऑफ साइड इंस्पेक्शन थी उसकी मुझे कापी दे दें और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की तो उसकी कापी दे दें। अब अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट से उनको तकलीफ क्या थी, अगर वो बड़े क्लीन थे उन्होंने काम किया हुआ था 3 साल में तो मुझे वो कापी दे देते। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि इसी पे फिर बाकी टीमों में भी हुआ कि वो भी इसी पैटर्न पे चीज़ें बाकियों से लें, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया। ठीक, अब उसमें फिर अब जब इन्होंने मेरे लेटर गए एससीसीपी की मैनेजमेंट ने और एफबीआर की मैनेजमेंट ने बेसिकली उन मेंबरान को प्रेशर दिया कि हमने इसलिए आपको नॉमिनेट किया हुआ है इस कमीशन में कि आप हमारे अपने महकमों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। अच्छा, तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी वो बाजवा कौन है, वो ये लेटर लिख रहा है। तो लेटर फिर उनके अपने ग्रुपों में सोशल मीडिया में सारी टीमों का अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने थे उसमें फिर फैल गया। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सुबकी हुई सोशल मीडिया में। अच्छा, कि जी ये लेटर लिखा है। अच्छा, फिर तीसरा लेटर जब मैंने एक्सपोर्ट पर सर्च की, कोई अपने तौर पर मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो मुझे पता चला कि 70% चीनी जो है वो तमाम मिलों की जा रही है अफगानिस्तान, 30% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट हो रही है और 70% जो है वो अफगानिस्तान जा रही है। कागजों में जी, कागजों पेपर में जो सब्सिडी ली गई जो क्लियर की गई। ठीक, तो मैंने जो यानी अपने सोर्सेज के, अफगानिस्तान में आपको भी पता है कि चीनी बड़ी कम यूज होती है, गुड़ ज़्यादा यूज होता है। वो कावा भी पीते हैं तो गुड़ यूज करते हैं, चीनी नहीं करते। इवन आप केपी में भी चले जाएं तो चीनी के बजाय ऐसे ही। तो मैंने उसी पे एग्जैक्टली वही मैंने लेटर लिख दिया। मेरे पास लेटर काफ़ी पड़ी है। मैंने लेटर लिखा डीजीएफए को, लिखा थ्रू चीफ ऑफ स्टाफ टू डीजीएफए कि जी ये मुझे एफबीआर से और स्टेट बैंक से इन्फॉर्मेशन लेकर दें कि जी वहाँ पे जो इतनी चीनी एक्सपोर्ट फिजिकली, मेरी इतलात के मुताबिक फिजिकली चीनी एक्सपोर्ट ही नहीं हुई। ये डॉक्यूमेंट्स में है, एक्चुअल नहीं है। तो आप तमाम मिलों का ये फोरेंसिक ऑडिट भी किया जाए कि क्या वाकई सारी मिलों ने ये चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की है या ये पेपर है। अच्छा, मुझे उस पर भी नहीं आ रही। मैं आईबी वाले को कहा, उसने मैंने जो क्लियरिंग एजेंट था उसका बोला तो उससे भी कुछ नहीं आ रहा। मैंने वो अहमद कमाल जो आईबी का अफसर थे उनको भी मैंने मैसेज किया, उससे भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे पास मेरा व्हाट्सएप रिकॉर्ड करा हुआ है। अच्छा, तो खैर फिर मैंने उस पर फिर एक लेटर लिखा। लेटर के बाद फिर किसको लेटर लिखा? डीजीएफए को। तो उस पर जब जवाब नहीं आया तो फिर मैंने अलायंस शुगर मिल में हेड ऑफिस से उनका कंप्लीट डाटा लिया, एक जीडी लिया, उससे कंप्लीट एक एक्सेल पे मैंने उसकी शीट बनाई
और उसमें ट्रक नंबर, पहले तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किस कंपनी से हुआ, हर कंपनी का लैपटॉप बनाया, एक एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसके जो एक्सपोर्ट जो यहाँ से इनका बायर था जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसका बायोडाटा लिया, जो उनका क्लियरिंग एजेंट था उसका बायोडाटा लिया, वो सारा उसमें मैंने डाला। उसके बाद एक एक ट्रक का जिस ट्रक नंबर से चीनी लोड हुई मिल से, फिर चमन गई, चमन बॉर्डर पे जब अनलोड हुई और वहाँ से जो अफगान ट्रक था उसका नंबर दिया कि अफगान ट्रक इस नंबर से गई है। और उसके बाद मैंने कहा जी ये मुझे ये वेरीफाई कर दें कि क्या वहाँ से फिजिकली गई है कि नहीं गया, कि अगर एक ट्रक जा रहा है उस ट्रक में क्या सिर्फ चीनी जा रही है बाकी भी जा रही है। तो ये और इसी पैटर्न पे सब मिलों का वेरीफाई कर लीजिए। 80-90 जो मिलें हैं उन्होंने क्या, सब ने इसी पैटर्न पे किया। अब ये सारी चीज़ों से तो जब फिर उसके बाद था सेल का, तो जो लोकल चीनी सेल हुई थी इस पे भी मुझे अभी तक जवाब नहीं आया। और ये मैंने उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया, तो इंडिविजुअल भी डीजी को भी किया और मेंबर को भी किया, मुझे नहीं जवाब आया। फिर उसके बाद मैंने जो चीनी लोकल सेल हुई थी, जो अकाउंट्स थे उसका मैंने दिया। सबसे पहले जब मैंने, सर मैं आपको रिकॉल करता हूँ, जब मैंने गालबन 21 या 22 मार्च को जब मैं उधर था गुटकी था, तो वहीं पे मैंने एक मनी जो है ना अकाउंट एनालिसिस के लिए मैंने एक बनाया था, एक फॉर्मेट बनाया था एक्सेल पे, तो मैंने वो DGFA को व्हाट्सएप कर दिया। अच्छा। अब DG ने वो सारे के सारे टीम को किया कि बाकी जो टीमें हैं वो भी इस पैटर्न पे जो टीम 1 ने ये फॉर्मेट बनाया इसी पे अकाउंट्स की एनालिसिस करें। अगर मेरी थी तो मुझे क्यों कॉपी कर रहे सारे, और मुझे क्यों रिकमेंड कर रहे थे कि ये टीम कर रही है, अगर मेरी कोई परफॉर्मेंस का जो कर रही परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। खैर उस पर मुझे स्टेट बैंक से इंफॉर्मेशन नहीं आई, मांगता रहा 22 अप्रैल तक मुझे स्टेट बैंक से अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन भी नहीं आई, मुझे नहीं आई बल्कि बाकी टीमों को भी नहीं आई। ठीक है, मेजॉरिटी टीमों को अकाउंट्स की डिटेल 22 तक पहुंची नहीं थी। ठीक, और ये मैं व्हाट्सएप में मैं कर रहा हूँ, बाकी टीमें भी कर रही थी, हमें याद नहीं रहा। अच्छा, वो स्टेट बैंक के लोग जो काम कर रहे थे कैसे कर रहे थे, लेकिन उधर अब इसी में मैंने स्टेट बैंक का भी लिखा कि स्टेट बैंक से भी वेरीफाई किया जाए कि जो उनको सब्सिडी उन्होंने स्टेट बैंक की अप्रूवल के बगैर सब्सिडी दी नहीं जा सकती। ठीक है, स्टेट बैंक ने वेरीफाई करनी है, FBR ने वेरीफाई करनी है, तब जाके सब्सिडी मिलती है। अच्छा, अगला था कि जी लोकल जो मार्केट है उसमें जो चीनी मिली, मैंने उसका भी फिर जब ये डिटेल स्टेट बैंक से नहीं आई तो मैंने मिल में बैठ के उसके जो हेड ऑफिस में वहाँ पे बैठ के अपनी टीम से मैंने एक एक्सेल पे एक और शीट बनाई। उसमें मैंने एक सिंगल शीट को सेल को चीनी की, वो मैंने साथ ब्रांच कोड के साथ कि किस ब्रांच कोड से इनके अकाउंट में पैसे जमा हुए, वो भी मैंने शीट बना दी। तो मैंने कहा जी मुझे सिर्फ इसमें इन्फॉर्मेशन दे दें, जो डिपॉजिटर है मुझे सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन दी, उसका अब स्टेट बैंक बैंकों को डायरेक्ट करेगा और बैंक जो है वो विद इन 2 और 3 डेज मुझे इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि जी ये डिपॉजिटर फलां है। अच्छा, यहाँ पे चल रहा था कि जी अब यहाँ पे थोड़ा सा कमीशन का मेरे थोड़ा सा था, कमीशन जो था वो ज़्यादा कुछ हाइप क्रिएट करने के लिए, तो वो कह रहा था जी बिनामी सेल का में जो इनका सारा वोट था वो बिनामी सेल पे चला रहा था। मैंने कहा जी बिनामी सेल हमें साबित हो गया है कि ये बिनामी सेल हो रही थी। ठीक है, वहाँ पे ये ID कार्ड नंबर वगैरह प्रॉपर नहीं डाल रहे थे, ट्रक ड्राइवर का डाल दिया, किसी का डाल दिया, मैं तो हो गया। अब हमने जो एक्चुअल बायर है उस तक पहुंचना कैसे है, वो मनी ट्रेल है। तो मनी ट्रेल मैंने आपको बना दी है। इसी पैटर्न पे अगर तमाम टीमें बना लें, तमाम मिल का बना लें, आप 80-90 मिलों का बना लें, आपको मैं तो वहाँ पे जब मेरी हुई मेंबरान से, तो उन्होंने कहा जी हमको यहाँ इन्वेस्टिगेशन बैठ गए। हमको यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लगे, आप तो लंबा प्रोग्राम बता रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा जी मनी ट्रेड के बगैर आप कैसे पहुंचेंगे कि एक्चुअल बायर कौन है। हाँ, आपको ये तो पता लग गया कि ये एक्चुअल बायर नहीं है, एक्चुअल बायर तक कैसे पहुंचना है आपने। तो जो मिडिल मैन है उस तक कैसे पहुंचेंगे, जो गोडाउन में लेके बैठे हुए हैं, मिलों में कुछ स्टॉक मिलों में पड़ा हुआ है, कुछ बाकी है, तो मैंने कहा वहाँ कैसे पहुंचेंगे कि जी हमने तो मिलों को दिखाना है, मिलों ने गलत क्या कर दिया। तो मैंने कहा तो वो तो हमने पहले ही आ चुका है। तो मैंने यही लफ्ज़ बोले, मैंने कहा जी आप हाइप क्रिएट करेंगे लेकिन इससे चीनी की प्राइस नीचे नहीं। आपकी बात से अभी तक मुझे ये लगा है कि बेसिकली आपने ये तो दिखा दिया है कि अच्छा ठीक है कोई मसला है मिल के अंदर, लेकिन वो शुगर असल में किधर जा रही है ये नहीं पता लग रहा। देखिए वो तो मैंने तो वो भी दे दिया। हाँ। मैंने जो मिल के रिकॉर्ड से लेके मैंने दे दिया कि जी मुझे स्टेट बैंक से सॉरी इन्फॉर्मेशन बैंकों से लेते थ्रू स्टेट बैंक, क्योंकि हमें मना किया था आपने डायरेक्ट बैंकों से रब्ता नहीं करना, थ्रू स्टेट बैंक करेंगे जो उनका नुमाइंदा वहाँ बैठा था कमीशन। तो मैं जो भी हम मांग रहे थे इन्फॉर्मेशन हम
अपने DGFI ऑफिस को भेज रहे थे और वहाँ से वो जो और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे थे, तो वो फिर रेलेवेंट जो था डिपार्टमेंट था वो आगे उसको कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो मैंने तो उस हद तक भी दे दिया कि जी एक जो डिपॉजिट हुई थी अमाउंट जिस सेल के लिए, वो हर सेल का जितनी सेल हुई इसकी पैसे आए, उसके अगेंस्ट जो चीनी रिलीज हुई। तो एक्चुअल बायर जो था उस तक मैं तो पहुंच गया था थ्रू मनी ट्रेल। अच्छा, ठीक है। और मैं ये कह रहा था कि आप तमाम सेल को अगर इसी पैटर्न से मनी ट्रेल से सर्च करेंगे वो आपको नहीं करने तो दिया, आपको तो वो उस पर रोक दिया गया। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद तो इस पे मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे उसको माइंड किया जी ये कोई डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन क्या थी? जो हमारा मैंडेट ये था कि कीमत ऊपर क्यों जा रही है। तो जब तक हम मिलों का और जो मिडल मैन उसके नेक्सस को नहीं पकड़ेंगे, जो एक्चुअल बायर है, जो स्टॉक, कुछ स्टॉक है जो मिल के अंदर हो रहा है, कुछ स्टॉक है जो मार्केट में गोडाउन में स्टोर किया हुआ है, और जब दोनों को आप नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा जी इस टाइम एक्चुअल चीनी कितनी पड़ी है। अच्छा, तो ये इस पे हो गया। उसके बाद खैर मैंने आया, मैंने पूरे का पूरा रिपोर्ट बना दी। जब रिपोर्ट आखिरी दिन बनने वाली थी 21 तारीख को, हाँ 21 को क्या है, एक और चीज़ हो गई अब उससे कि जो हमारी कुछ एंटी करप्शन की जो DGF पंजाब एंटी करप्शन कमीशन के मेंबर थे, DG एंटी करप्शन पंजाब गौर नफीस मेंबर थे, अहमद कमाल IB से मेंबर थे, और FBR SSCP और स्टेट बैंक से 3 मेंबर थे। तो उनकी कुछ टीमों ने पहले जो फेक था ना गन्ना सेल, उसकी उन्होंने फोरेंसिक की कोई रिपोर्ट बनाई थी। मैंने कहा बनाई होगी, मेरी मिल क्या आया, तो मैंने भी उनको फोरेंसिक वालों को जो मेरे साइबर क्राइम थे, मैंने कहा जी आपने अभी तक कुछ निकाला नहीं कोई भी, तो मुझे बताओ कभी कोई रिपोर्ट आपने जो एनालिसिस किया है उसमें कोई चीज़ आपको कोई पैरेलल बैंकिंग पैरेलल बुक कीपिंग है नजर आई कोई। तो 21 तारीख को मुझे उन्होंने दिखाया कि हमने भी उनके पैटर्न पे जो चीज़ें, हमने भी एक फाइल निकाल ली है। वो 11 अरब की है कि 11 अरब का गन्ना जो था परचेज शो नहीं किया। खैर, तो वो मैंने अपनी टीम को बुलाया, जो मेरे FBR थे, SSCP वाले थे, जो मेरी टीम मेरे अंडर काम कर रहे थे जो, तो मैंने कहा जी 11 की उन्होंने निकाली है, तो टोटल कितना परचेज हुआ है? मैंने कहा 5 अरब कुछ का परचेज था। तो कैपेसिटी थी उनकी 12 थी ना, उस पर कैपेसिटी डेली जो कैपेसिटी थी उनकी क्रशिंग सीजन थी, तो 12 की थी। तो मैंने आपस में हमने टीम में डिस्कस किया कि अगर 12 थी तो 13 तो हो सकती है। तो ये तो नहीं होता कि जी 5 की का 11 रुपये में 16 रुपये का अगर गन्ना परचेज किया था, 500 किया है, तो इसका मतलब है कि 36 पे इनकी कैपेसिटी चलनी चाहिए थी, वो थी नहीं। तो मैंने कहा मुझे ये लॉजिकली लग रहा। तो खैर मुझे वो जो एंटी करप्शन वाले थे वो कहने लगे सर आप ओन कर दें इसको तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं कहा मैं बल्ले बल्ले के चक्कर में नहीं, मैंने फैक्ट्स देखने हैं कि हक में जा रहा है या खिलाफ जा रहा है, मेरा इससे गर्ज को नहीं है कभी, कौन मालिक है कौन नहीं है, जो फैक्ट्स है मैं वही करूँगा। अंदर गए, मैंने ये बता दिया। अब वहाँ पे तो अब इसको मैंने कहा जी मैं उनकी टीम को बुलाऊंगा तो आपको वेरीफाई कर लूँगा कि अगर ये बाकी पैरेलल बैंक बुक कीपिंग है तो फिर तो उनके खिलाफ केस बना देंगे। अगर ये दूसरी सेम ट्रांजैक्शन है और सेम जो है वो CPR है और जो उसकी सेल है तो फिर उसको हमारे केस नहीं बनता। ठीक है। खैर नेक्स्ट डे मैंने वो अपने टीम को कहा, मैंने SCP वाले को कहा कि उनको बुला लो, उन्होंने इनके बंदों को बुला लिया। हेड ऑफिस में बैठे थे, वहीं पे हमने किया, उन्होंने 2 एंट्री निकाल ली कि जो सेम एंट्री थी जो थी। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि ये इसको हम अभी प्रूव नहीं कर सकते। 22 को मैं रिपोर्ट बना रहा था तो वो आए तो उन्होंने कहा जी अभी आपने रिपोर्ट नहीं बनाई। मैं कहा मैं सुबह तक आपको दे दूँगा रिपोर्ट। अहमद कमाल मेरे कमरे में जो मैं जमा कर रहे तो ऑलमोस्ट मुकम्मल थी। उस वक्त क्या हुआ कि जब मैं FBR के रोल, SSCP के रोल के बारे में कोई 5-6 सफ़े अपनी रिपोर्ट में डाल चुका था। अच्छा। कि FBR ने 2015 में लॉज बन गए, रूल्स बन गए कि आपने जो स्टिकर लगाना है बारकोड होगा, एक जो होगी वो बैग होगा उसके ऊपर बारकोड लगेगा। जो गन्ना परचेज होगा वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम होगा, वहाँ CCTV सिस्टम होगा, जहाँ प्रोडक्शन हो रही है जहाँ वो क्रशिंग हो रही है वहाँ पे CCTV भी होगा और उसका सॉफ्टवेयर भी होगा। और सॉफ्टवेयर जो होगा और इसी तरह प्रोडक्शन के आगे लैब में, इस गोडाउन में और आगे गेट पे ये सारा CCTV और सॉफ्टवेयर से इसको मॉनिटर करना। और सॉफ्टवेयर और CCTV की एक्सेस जो थी वो FBR के पास भी होनी थी। अब ये सिर्फ शुगर मिल नहीं है, इसमें सीमेंट भी है, इसमें फर्टिलाइजर भी है। इन तमाम मिलों में ये सिस्टम लगना था। ठीक, नहीं लगा। ठीक है। और वो विदाउट किसी सिस्टम के उनके अपने ही
जो थे रजिस्टर जो थे उनके मुताबिक कच्चे रजिस्टर कह रहे हैं उनको ये आप अपनी रिपोर्ट में लिख रहे थे? ये मैं अपनी रिपोर्ट में बना चुका था कि जी FBR से पूछा जाए कि ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक। तो मेरा वो जो FBR वाला था ना, तो मेरे जो नीचे मेरे FBR का मतलब जो मेरे नीचे काम कर रहे थे, तो वो कहने लगा सर ये थोड़ा सा इसको लाइट कर लें तो ये मेरा महकमा मेरे खिलाफ नाराज होगा। अच्छा ये फैक्ट्स है, ठीक है, तो मैं इसको ये फैक्ट्स कैसे निकाल दूँगा? खैर इसलिए बात हुई। तो मुझे जो अब उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि ये इसको इतना बड़ा होगा, लेकिन मैं अपने था कि जो मुझे कभी मेरे DG में भी मेरे डायरेक्टर में भी जरूरत नहीं हुई कि मुझे ये कहे कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो। अच्छा, जो मेरिट पे है मैं वो करता हूँ, मेरी एक रेप्यूट है, कभी मुझे नहीं किसी ने कहा। इसमें भी तो जब मैंने कर दिया तो मुझे था कि अगर किसी ने मेरे से नहीं करवाना तो मुझे ट्रांसफ़र कर दे, पहले भी होती रहती है। उसके बाद क्या हुआ? खैर तो उसके बाद शाम को मुझे बुलाया कि जी DGFI ने मुझे बुलाया। तो DGFI मुझे बुलाया तो कहने लगे आप उनके साथ राब्ते में थे। मैंने किससे राब्ते में थे? तो सबसे पहले कहते हैं मुझे आप पे तवक्को नहीं थी कि आप ये करेंगे। मैंने कहा जी मैंने क्या किया? आप उनसे राबत में थे? किससे राबत में था? ये मेजर शाद कौन है? मैंने कहा उनका एडमिन का इंचार्ज है। उससे राब्ते में थे? मैं क्या हाँ, तो हम दिल्ली वहाँ जा रहे थे, वो वहाँ होता था, हमारी उससे मुलाकात होती थी। तो उसी से हम कह रहे थे कि जी सारा स्टाफ को अरेंज करो, या CEO होता था जिसको कहते थे कि आप सारे जो आपका है स्टाफ है उसको अवेलेबिलिटी करो, क्योंकि अच्छा। दूसरा कहते हैं मनीर कौन था? मैंने कहा मनीर हुसैन उनका नाम था। तो मैंने कहा जी उनका सेल्स का इंचार्ज है, उससे भी राब्ते में थे। मैंने कहा मैंने तो उससे आज तक बात नहीं की। एक दिन उसको बुलाया था, उसकी स्टेटमेंट ली थी, उसके ना पहले ना उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, ना उसको हमें देखा भी कभी नहीं उसको। तो फिर कहते हैं आप जो है ना कुछ केस नहीं बना सके। मैंने कहा जो 30-35 ऑब्जर्वेशन थी मैंने दी हैं, जो फैक्ट्स है वो मैंने आपको दिखा दिए, तो मैं अपने पास तो कुछ बनाने को रहा। तो फिर मैंने कहा सर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, आपने मेरे से ज्यादती की है, मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा के कि तब मैं इंक्वायरी नहीं करता। हाँ करें हम वो तो अब करेंगे, किसी और दे देंगे। तो मैंने इजाज़त लेगी। हाँ सर जो जब ये की ना कि ये, तो मैंने कहा जी आप अच्छा IB की रिपोर्ट है। तो मैंने कहा जी IB की रिपोर्ट मुझे दिखा दे, मेरे को ट्रांसक्रिप्ट आप है, मेरे को ऑडियो है, कोई मेरी वीडियो है, तो मेरी को ऑब्जेक्शन है, मेरे किससे गुफ्तगू है, दफ्तर के अंदर दफ्तर के बाहर, किसी दफ्तर के बाहर जगह मेरी को मुलाकात नहीं है, मुझे बता दें। तो फिर उधर ना उन्होंने IB की तरफ उन्होंने मुँह कर लिया। हाँ बताएं आपने? उनके पास कुछ नहीं था। मैंने कहा ये दोनों तो मेरे पास, ये गौर नफीस और अहमद कमाल, ये तो पिछले 15 दिन 20 दिन से जब भी इनसे हुए, ये तो मेरे से इनको ऐसा जैसे सबसे प्रॉब्लम ही मेरे से ज़्यादा है। तो वो उन्होंने कहा जी नहीं हम तो आपको जानते नहीं हैं, हम आपके क्यों होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जी आपका रवैया मेरे से क्यों इस तरह से है? और उसी दिन जिस दिन मेरी हुई है, मैं इस DG के कॉल से हार्डली कोई 15-20 मिनट ज़्यादा घंटा पहले तो मैंने डायरेक्टर एडमिन को, इनके अहमद कमाल से मेरी थोड़ी तलखी हुई कि अहमद कमाल ने कहा जी IB वालों को बंदों को जो डेली अलाउंस था ना वो दें। तो मैंने कहा जितना इनका बनता था, जितने दिनों उन्होंने काम किया वो मैंने दे दिया, बाकी दिनों ये मेरे साथ फील्ड में नहीं रहे तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा। तो मैं और साथ ही मेरे पास फंड भी जितने थे वो मैंने दे दिए। आप बाकी अब देना तो आप डायरेक्टर एडमिन से बात कर लें, DG दे दे, मुझे कोई तरह नहीं है। तो डायरेक्टर एडमिन की कॉल आई तो मैंने कहा जी मैं लिख के दे रहा हूँ। तो मैं इस DG की मुलाकात से कुछ आधा घंटे पहले के बाद, तो मैंने कहा जी मैं इस जो इनका बिहेवियर है मैं तंग आ गया हूँ, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैं इस इंक्वायरी में काम नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसके बाद जब DG का फ़ोन आया तो मैंने कहा मैं तो पहले ही अभी ऑलरेडी ये कर रहा था कि इनको क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे से। अच्छा, उस टाइम तक मुझे नहीं पता कि क्या बैकग्राउंड है, गौर नफीस कौन है, अहमद कमाल कौन है, ये कौन है। गौर नफीस का भी बाद में मुझे पता चला कि गौर नफीस जो है DG एंटी करप्शन पंजाब है, उसके खिलाफ अपने खिलाफ नैब जो है वो उनकी एसेट बियॉन्ड मीन्स की इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छा। और ये शुगर कमीशन का मेंबर बनने से पहले से कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो उसकी रेपुटेशन है, जो उसको जानते, सारा जानता है, मैं उसमें क्या बोलूँगा क्या नहीं करूँगा। तो वो अब वो ठीक है, वो बड़ा अच्छा चल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं। मैं वो कारकर्दगी मैं नहीं दिखा सकता। अच्छा। और उसके बाद ये आपको DG साहब ने कहा कि जब आप फारिग हैं, मैं फिर चला गया रात को। खैर सुबह में उठा तो मुझे पता लगा कि मुझे किसी दोस्त ने, अंसार अब्बासी साहब हैं, उनकी एक न्यूज़ क्लिप थी वो मुझे भेजी कि जी ये खबर लगी है। उसमें मेरा नाम नहीं था, लेकिन रात को मेरे से शाम को बात हो चुकी थी, तो वह अंडरस्टैंड कि ये मेरे खिलाफ आपके बारे में बात, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ें लिखी थी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड लिखा हुआ कि जिनके भाई पीपल्स पार्टी में है, इनके वाले साहब पीपल्स पार्टी में थे, तो ये था, तो वो लिखा हुआ था। तो मैंने कहा जी, तो मैंने कहा अपने तौर मैंने कहा ये तो जिस दिन मुझे DGFI ने खुर्शीद शाह कमेटी में डाला था, तो मैंने उस दिन जाकर DG खुद बोला था कि जी मेरा देखिए मेरा भाई पीपल्स पार्टी में भी है, तो आप मुझे ना डालें।
तो उन्होंने कहा जी नहीं आपकी इंटेग्रिटी ठीक है, आप जाए, मुझे अब ट्रस्ट है। अच्छा, ठीक है, तो मैंने कहा इस इंक्वायरी में कोई नई चीज़ तो सामने नहीं आई जिसको पता नहीं था, मेरे डिपार्टमेंट को नहीं पता था कि जी मेरे वालिद का, यानी बेसिकली आपने जब खुर्शीद शाह के हवाले से इंक्वायरी की, जाहिर बात है तब भी आपकी फैमिली पीपल्स पार्टी में थी, लेकिन वो उस तहकीकात से आपको नहीं हटाया गया? नहीं, उसमें जबकि टेक्निकली आपको हटा देना चाहिए था। उसमें मुझे नहीं हटाया, उसमें खुर्शीद शाह साहब जो है वो हाईकोर्ट इस्लामाबाद गए GIT तोड़ने के लिए। अच्छा, नहीं मेरा कहना मतलब आपके बॉसेस ने नहीं हटाया? मुझे नहीं हटाया, ठीक है ना, तो मैंने खुद कहा जाके, हाँ, ठीक है, कि आपका बनता नहीं है कि जी आपको कल को, मैंने कहा कल को कोई कहेगा जी देखें मैं अगर करूंगा तो मेरी पार्शियलिटी में कोई बात कर सकता है, तो आप किसी और को दे दें। ठीक है ना, तो मुझे उसमें क्या था, तुम अच्छा सॉरी, तो अभी जो मैं अभी इस बात से बात चली है, तो वो IPP वाला क्या था, IPP वाला ये 400 नहीं, वो इससे भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। IPP में प्राइम मिनिस्टर ने खुद कमेटी बनाई, उस IPP की कमेटी के खिलाफ, रिकमेंडेशन के खिलाफ कैबिनेट मेंबर है माशाल्लाह नदीम बाबर साहब, वो लेटर भी लिखते हैं उमर अयूब को, जो पावर मिनिस्टर है, कि जी इस कमेटी के खिलाफ लिखते हैं, और ओपनली लिख रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मीडिया में भी आ रहा है। तो कैबिनेट में, मीडिया में चीज़ें आई कि कैबिनेट में कुछ मिनिस्टर्स ने नदीम बाबर और रज़ाक दोस्त का रोल पे कोई बात की, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उसको डिफेंड किया कि नहीं वो बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है। और उसी कमेटी में, उस कमेटी में क्या था, कमेटी बनी थी कि जी आपने एनालाइज करना है कि क्या क्या क्रिमिनलिटी हुई, क्या क्या लूप होल से एग्रीमेंट सही हुए, गलत हुए, और इस सारे प्रोसेस में क्या चीज़ें। कमेटी बनी, तो मैंने जब फ्रॉड प्रूव हो गया कि जी IPPs ने वन साइड एग्रीमेंट थे और उनमें फ्रॉड हुआ था, चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, तो मैंने कहा जी इस पर क्रिमिनल इंक्वायरी बनती है। तो कुछ लोगों का ज़्यादातर था कि जी इसमें नेगोशिएशन करनी चाहिए, तो मैंने कहा जी आपने नेगोशिएशन तब करें अगर आपने कोई बैलेंस एग्रीमेंट हो, तो आप नेगोशिएशन कर लेंगे। ठीक, वो तो वन साइड एग्रीमेंट सारे, कि जिसमें IPPs के पास तमाम राइट्स हैं, वो जब चाहे, जिस टाइम चाहे छोड़ना चाहे, बंद करना चाहे, एग्जिट करना चाहे, जा सकते हैं। आपके पास तो राइट ही को नहीं है। तो दूसरी बात है कि जी आप, एक क्राइम हुआ है, उसमें नेगोशिएशन क्या करेंगे आपने, आप क्रिमिनल इंक्वायरी दर्ज करें और FIR दर्ज करें। और अब मेरे ख्याल में इसी पे रीनेगोशिएट किया जा रहा है। तो नेगोशिएट क्या हुआ, फिर आउटकम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और उसमें रोका गया, उसमें क्यों नहीं? देखिए वहाँ पे सैकड़ों नहीं, हजारों फ्रॉड है, वो कम से कम 5-6 हज़ार अरब से ज़्यादा फ्रॉड है। अच्छा, अब आपने जितनी गुफ्तगू, अब मैं ज़रा कुछ सवालात का सिलसिला मैं शुरू, क्योंकि मैंने आपको पूरा मौका दिया, पूरी डिटेल में आपकी सारी बात में जो एतराज़ात उठ सकते हैं, वो ये भी है कि हो सकता है DG FIA आपके काम के हवाले से या तरीक़ाकार के हवाले से जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे वो खुश नहीं थे, कि नहीं आपका तरीक़ाकार गलत है, और जो हम समझते हैं जिस तरह तहकीकात होनी चाहिए, ये किसी भी बॉस का हक हो सकता है कि वो कहे कि जी मेरा सबॉर्डिनेट जो है वो जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहा। आप इसके अंदर एक, मुझे क्यों इस तरह लग रहा है कि आप शक का एलिमेंट निकाल रहे हैं कि नहीं मुझे शायद जानबूझ के काम करने से रोका गया, इस तरह क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे अलावा किस टीम ने, किस बंदे ने FBR का, SSCP का, स्टेट बैंक के रोल पे बात की? अच्छा, किसी ने की? नो। ठीक है, मैं था सिर्फ। अच्छा, और मेरा, ठीक है, मेरे से ना एग्री करे, ठीक है, तो मुझे साइड पे कर दे, किसी और को लगा दे, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। ठीक, लेकिन मुझे ये ब्लेम करके कि अच्छा जी उनसे रौबत में था, किससे रौबत में था? जो मिनिस्टर कैबिनेट में बैठा है उसके मुलाजम से राब्ते में था। ये हो सकता है अगर कोई इस तरह की IB रिपोर्ट आ जाती है जो मंजर आम पब्लिक हो जाती है कि तो जनाब ये देखें आप कर रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ किसको पब्लिक करें। अच्छा, देखिए मेरी इंक्वायरी हुई, मेरे बदतरीन दुश्मन को मेरा इंक्वायरी सर अपॉइंट किया गया, अबू बकर खदाबोश को। मैंने इतराज़ किया जी इसके अलावा किसी ईमानदार अफसर की इंक्वायरी करवा लें मेरी। मैंने कहा कि मेरे अलावा किसी ईमानदार अफसर को जो है वो मेरी इंक्वायरी करवा लें, इससे मेरी जाती है, ये मैं रिटर्न दे रहा हूँ, इस इंक्वायरी को दौरान भी दे रहा हूँ, मैं DG को इसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा जाती दुश्मन बना हुआ, इसको छोड़ दें, किसी और के करवा लें। अच्छा, उस पे एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर तारक सरदार ने मेरी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया और DG FI से कमेंट्स मांगे। उस पे DG FI ने आगे वो कमेंट्स के लिए उसी अबू बकर खदाब उसको भेज दिया कि उस पे कमेंट्स देने के बजाय मेरे खिलाफ वन साइड रिपोर्ट जमा करवा दी गई और मेरे खिलाफ चार्जेस प्रूव कर दिए। मैंने कहा जी मेरे पर चार्जेस क्या थे? पहले 2 चार्जेस है जी इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी,
ठीक है। इसको 11 अप्रैल को 18 अप्रैल को बुलाया गया, इसकी परफॉर्मेंस बाकी टीमों के साथ एवेल्यूट की गई और बाकी टीमों की अच्छी थी, इसकी नहीं थी। मैंने कहा इसको एवेल्यूशन हुई थी तो मुझे काफ़ी दिखा दें। मैं 11 को 18 अप्रैल को मैं इस्लामाबाद ही नहीं था, मैं तो लाहौर के हेड ऑफिस में काम कर रहा था। अच्छा, ठीक है। मेरी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन थी कि मैं अब लाहौर हूँ, मैं नहीं आऊँगा, मैं वीकेंड के बाद आऊँगा, मैं सारी कम्युनिकेशन चाह रही मेरी, मैं वो भी दी। मैंने कहा जी मैं अगर इस्लामाबाद था, मेरी को हाजिरी लगी। हेड क्वार्टर में जब एंटर होते हैं तो गेट से पहले से लेके अंदर तक कुछ 40 कैमरे लगे हुए हैं, उनमें किसी कैमरे में मेरी तस्वीरें दिखा दें, मेरी मौजूदगी दिखा दें। ठीक है, अगर मैं मौजूद था जी फर्जी है, फेक है। आपको इन सारी चीज़ों से लग रहा है कि आपको रास्ते से हटाया गया। ठीक, अच्छा। अब दूसरी बात यह आती है, मैं बीबीसी की जो हेडलाइन देख रहा था, आपने वज़ीर आज़म के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए। आपने कहा कि जी वो भी इसके अंदर जो है वो मुलव्वस है और दरअसल में वो शुगर की कीमत जो है वो कम करा ही नहीं सकते। ये क्यों आपने इस तरह की बात की? मैं करा सकते नहीं, मैं कहता कराना चाहते ही नहीं है। अब वही चले, मैं इस तरह कर नहीं कराना चाहता। मैं देखिए, जब इंक्वायरी हो रही थी तो जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी उसमें कीमतों को कम लाने वाली कोई चीज़ नजर ही मुझे नहीं आई कि इनका कोई मोटिव नजर हो कि कीमतें कम करनी। तो कमीशन किस लिए बनाया गया? इसीलिए बनाया गया था। तो क्या कम हुई है? अभी नहीं हुई, लेकिन वो कह रहे हैं जी हो जाएंगे। देखिए मार्च जब सीजन शुरू हुआ तो 70 मिलियन बैग के करीब बैलेंस पिछला चल रहा था। ठीक है, 130 से 150 के करीब जो था वो करंट जो था ना वो प्रोडक्शन थी। 200 से ऊपर चला गया मिलियन बैग। 200 मिलियन बैग जो है वो पड़ा हुआ था, तो चीनी ऊपर क्यों गई? मैं उस पे नहीं जाता कि जी वो चीनी जो थी एक्सपोर्ट कर दी गई। मुझे तो ये था कि चीनी एक्सपोर्ट भी, उसमें भी माल बना, चीनी एक्सपोर्ट हो गई, आपका सब्सिडी दी गई, उसके बाद उसका बहाना बनाया गया जी जी एक्सपोर्ट होने से चीनी कम हो गई और कीमत बढ़ानी पड़ गई। अच्छा, अब सॉरी मैं आपकी जब इंक्वायरी हुई तो मैं यही तो कह रहा था, मैं ये जो मेरे अंदर आर्ग्यूमेंट भी थी कि जी इस तरीके से आप चीनी की कीमत नीचे नहीं आएगी, और मेरी एप्रीहेंशन 100% स्टॉप थी। अब उसके एक अगला स्टेप भी आ बाजी, शुगर कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी, कुछ मिलने चली गई हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने 70 रुपये पर केजी पे ऑर्डर कर दिया। ठीक है, और उस ऑर्डर करने से पहले पीटीआई का चीफ ऑर्गेनाइजर है सैफुल नियाजी है, उसकी ट्वीट आज भी पड़ी हुई है कि वो कह रहा है कि जी चीनी नहीं, शुगर माफिया ने पीएम को धमकी दी है कि जी हम चीनी 110 पे लेके जाएंगे। दे दी उनके बकौले, मैं तो नहीं कर रहा। ठीक, जब हाई कोर्ट ने उनको 70 पे चीनी सेल करें और ये परचेज करें तो कौन सा अमर माने था कि इन्होंने इनकार कर दिया? अच्छा, कि अब ये प्रूफ सफिशिएंट नहीं है? किसने प्रपोज किया है, किसने रिकमेंड किया, किसने प्रोसेस किया, किसने अप्रूव किया? क्या पीएम ने अप्रूव किया, किसी और ने अप्रूव किया? हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया और उल्टा हाई कोर्ट को उन दोनों में आप निकाल लें, सोशल मीडिया पे आप न्यूज़पेपर में निकाल लें तो क्या चलानी है हाई कोर्ट के बारे में, क्या गुफ्तगू होती रही? ठीक है, कि जैसे सबसे बड़ी रुकावट वो हाई कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट 70 पे उस ऑर्डर पे नहीं कंटिन्यू करती तो सारी ये भी ब्लेम आना था कि जी हमने तो 60 रुपये पे 63 में लेनी थी, हाई कोर्ट की ने हमें 70 रुपये में लेने पे मजबूर कर दिया। ठीक, हाई कोर्ट ने मजबूर होकर जो प्रोसीडिंग मीडिया में आई तो उन्होंने वो जो मैंने भी पढ़ा कि हाई कोर्ट ने कहा कि हम ठीक है, आप दोनों साइड पर नहीं कर रही तो हम विड्रॉ कर देते। चले, मैं इसमें अगर इसको दूसरी तरीके से लूँ कि चलें ठीक है, वज़ीर आज़म ने एक कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बावजूद जो है वो चीनी की कीमत कम नहीं हुई। लेकिन अगर आप रिपोर्ट को उठा के देखें इटसेल्फ, अगर आप उसकी पूरे मंदरजात देखें तो उसके अंदर तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि हाँ ये सारी शुगर मिलें जो हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करती हैं, ये गन्ने का रेट भी सही नहीं देती, उसके बाद जिस तरीके से ये दो बुक्स भी जो हैं वो मेंटेन करती हैं, एक असली बुक एक नकली बुक, ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर फिर भी लिखी हुई हैं। देखिए, अगर ऐसी ही मैनिपुलेशन करनी होती कि आपको निकालना होता बीच में से तो वो रिपोर्ट ही सॉफ्ट हो जाती। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ रही, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी उसी तरह हिट कर रही है, जिसमें जिस शुगर मिल की आप बात कर रहे हैं उसको भी हिट किया गया उसके अंदर। देखें 80 से ज़्यादा मिले ना, तो पहली तो बात है कि कोई 2-4 मिले तो कर नहीं सकते। ठीक, सारी कर रही हैं। शुगर मिल एसोसिएशन जो है उसमें कुछ अहदेदारों की तब्दीली भी हुई है, कोई चेंज हुआ है, कोई नया बना है, उस पर भी नज़र लगा लें। अच्छा, ठीक है, शुगर मिल एसोसिएशन के जो लोग हैं जो नए आए हैं कि पहले से उनके CDR निकाल लें। अच्छा, किसको किसने बुलाया, कहाँ ब्लैकमेल हुआ, किस तरह हुआ, कौन कैसे टीम बनी, किस किस से मुलाकातें होती रही। अच्छा, ठीक है,
और ये जो मैंने 3 लोग हैं इनके भी आपस की, उनके इनके नंबरों की इनकी भी फरांसे कर लें, आपको चीज़ें सारी सामने आ जाएगी। मैं नहीं समझा इस बात को, मतलब दोबारा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। देखें, शुगर मिल एसोसिएशन जो है उसके अहदेदार चेंज हुए अच्छा। इसी कमीशन बनने के बाद। हाँ ठीक है, शुगर मिल एसोसिएशन के साथ किससे रवाबत है? प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमाते हैं कि उनको ब्लैकमेल किया गया सब्सिडी के लिए। हाँ कहा। ठीक है, किसने ब्लैकमेल किया? बड़ा सिंपल सा केस है। उनके साथ धमकियां भी आती रही। किसने धमकी दी? नाम लेना। अच्छा। देखिए, किसी इंडिविजुअल ने दिया होगा ना, कन्वे किया होगा ना, किसी ने धमकी दी तो वो भी उसके खिलाफ केस दर्ज करे। ठीक है, उसके बाद जिसने उस धमकी में आके मजबूर होके सब्सिडी दे दी अरबों रुपए की, ठीक है, वो भी इसमें आएगा। जिसने अप्रूवल दी, जिसने प्रोसेस की, वो भी दिया गया। अगर किसी ने झूठ बोला है तो किस डिपार्टमेंट ने बोला है? FBR के बंदे 24 आवर राउंड द क्लॉक हर मिल के अंदर मौजूद थे, तो लाइव इंफॉर्मेशन जा रही थी जब ये क्रशिंग से चल रहा था। ठीक है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था? FBR को पता नहीं था कि कितनी इस वक्त कितना स्टॉक मार्केट में मौजूद है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पता नहीं था कितना पड़ा हुआ है? तो ये किसने छुपाया? जिसने छुपाया है उसके खिलाफ एक्शन ले, बाजी बड़ी क्लियर हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर इसमें बिल्कुल क्लीन है तो उनके खिलाफ एक्शन ले लें जिन्होंने इनको गलत किया। अच्छा, अभी तक की गुफ्तगू से मुझे ये लग रहा है कि आप ये दरअसल में कहना चाह रहे हैं कि दिखाया कम जा रहा है और छुपाया ज़्यादा जा रहा है। देखिए, मैं वही इसी तरह देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जी 2-4 मुखालफों को अगर पकड़ के स्केप बोर्ड उनको कर भी दें, उनको तो करना ही करना है। अपोजिशन के अलावा तीसरी मिल्क क्यों नहीं टच कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है ना। अपोजिशन तो ठीक है कि उनका इधर से कीमत भी बढ़ रही है, हाँ। कम नहीं हो रही, और उसी की बेस पे 2 मुखालफों को टारगेट भी कर ली जाएगा। बड़ा ठीक, बड़ा अच्छा काम है। अब क्या सिर्फ वही काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे? क्या बाकी मिलों में चीनी नहीं पड़ी हुई? क्या बाकी में स्टॉक नहीं हुई? सब भी हुई है, सबके खिलाफ करो एक्शन। देखिए, जब मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकल वेज हंटिंग नहीं है, तो मैं सबके साथ खिलाफ करूंगा ना। ये आप नून लीग के कहने को नहीं, मुझे नून का मेरे तो उनका भी बड़े मेरे माशाल्लाह बहुत बड़े एहसान आते हैं। मैं सस्पेंड रहा उनके दौर में, मैंने जो मेरे साथ हुआ है उन्होंने भी बड़ा किया हुआ है, उसका नहीं है। मुझे इसका लगे आप नून लीग के दौर में भी सस्पेंड हुए? उनके दौर में सस्पेंड था। अच्छा, वो क्यों? ठीक है, उसमें भी वो जो मैं फॉरेन करेंसी जोन से उनकी इन्वेस्टिगेशन की थी तो उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। ठीक है, तो मेरा ये कंटिन्यू चलता आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो वो मैंने तो मुझे तो किसी से भी माफ़ी नहीं मिली है, लेकिन मेरा अभी भी मैं देखिए, मैं कहता हूँ जिसने किया करो उसको, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सारी मिलों का करो। अब करेंगे नहीं तो नीचे नहीं आएगी कीमत। अच्छा, देखिए मैं 96 में निसर बाबर थे इंटीरियर मिनिस्टर थे, उस वक्त चीनी की कीमत 11 रुपये से बढ़ के 19 पे चली गई। 3 दिन हमने ऑपरेशन किया। मैंने पंजाब में किया, बाकी टीमों ने KP में किया, किसी ने उस टाइम ये NWF होता था, सिंध में किया। ठीक है, 3 दिन के अंदर, लंबा टाइम नहीं है, 19 से कीमत वापस 13 पे आ गई। ठीक है, अभी 70 पे गई थी, कुछ 60 पे आई थी, 50 पे आई थी, 55 पे आई थी, कुछ 1 रुपया 2 रुपये नीचे आती, और ये चली गई, डबल हो गई है। हाँ। 70 साल में कीमत 55 पे गई है, 2 साल में 115-20 पे चली गई है। तो ये अब जब मिलों में भी पड़ी हुई है, और गोडाउन जो है प्राइवेट गोडाउन है, जो मिडिल में गोडाउन है, वहाँ भी पड़ी हुई चीनी भी पड़ी हुई है, और हाईकोर्ट अदालत कह रही है। देखिए, सबसे बड़ा जो है हमें क्या गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन है कि हाईकोर्ट कह रही है, तो हाईकोर्ट जब ऑर्डर होगा तो आप सुबह उसको प्रोक्योर कर लें। अब आपका मुतालबा क्या है ये बताइए, अब इस वक्त क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए इस वक्त? भाई देखिए, आपके खिलाफ तहकीकात, पहले तो बात है कि जो मेरे खिलाफ की गई, हाँ, मेरे खिलाफ कोई एक सिंगल एविडेंस है, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई ट्रांसक्रिप्ट, कोई मेरी CDR, कोई डिजिटल है, कोई ओरल एविडेंस है मेरे साथ FBR के, SCCP के, AGPR के, स्टेट बैंक के, साइबर के, FIA के 15-20 लोग काम कर रहे थे। उनमें से किसी एक बंदे ने ये कहा है कि सज्जाद बाजवा ने हमें कहा था कि आपने इसमें हल्कात रखना है, इनको फेवर देनी है। सज्जाद बाजवा के किरदार को हमने वहाँ सही नहीं देखा, इसका किरदार मशकूक था किसी एक बंदे ने। अच्छा, उसके बाद IB की रिपोर्ट है, IB की रिपोर्ट तो सेक्रेटरी इंटीरियर के पास नहीं है। सेक्रेटरी इंटीरियर ने मुझे पर्सनल हियरिंग पे बुलाया। ठीक है, तो मुझे जब सारा क्या, मैंने सारी चीज़ें बताई कि मैंने कहा ये हो रहा है, ये मेरे पास वॉइसनेस उसका, ये 1 साइड है। तो मैंने कहा जी आप ही सेक्रेटरी इंटीरियर सस्पेंड किया था, क्या मुझे एडिशनल सेक्रेटरी ने अबू बकर को पॉइंट किया था मेरा इंक्वायरी, या ऊपर से किसी को बात कहा था? ठीक है,
मैंने कहा IB की रिपोर्ट ज़रा देख तो नहीं है क्या उसमें। उन्होंने पूछा डिप्टी सेक्रेटरी से, वो विरक हैं वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी जो इंटीरियर डील करते हैं, उनसे पूछा कि जी वो IB की रिपोर्ट कहाँ है। उनका जी हमारे पास है नहीं है इंटीरियर में। उसके बाद मेरी एक साइड पे वो बैठे थे, इधर सेक्रेटरी बैठे थे, इधर राइट साइड पे वो मेरा FI का जो नुमाइंदा था वो आया था, जो रिकॉर्ड लेके आया था। उससे पूछा कि हाँ भाई आप तो वो कहाँ है IB की रिपोर्ट। उसने कहा जी हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा जी अगर वो रिपोर्ट आपने देखी नहीं है तो आप ही उस टाइम सेक्रेटरी इंटीरियर थे, आप मुझे सस्पेंड किया गया, तो आपने मुझे सस्पेंड क्यों किया? ठीक है, अगर इनके पास नहीं थी तो मुझे अब मेरे ख्याल चार्जशीट शो का जवाब क्या बनता है? इंक्वायरी सर कहता है, जो अबू बकर खुदा बख्श है, कहता है जी वो इंक्वायरी IB की रिपोर्ट में इसके खिलाफ लिखा हुआ है कि इसके मशकूक रवाबत थे और इसने जो था उनको फेवर दे रहा था, तो IB की रिपोर्ट को मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। वो क्या कोई उस्मानी सिर्फ है? कोई इंडियन कोई हमारी कोई जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है? कोई IB की रिपोर्ट मेरे ही बारे में है ना, कि मैं कुछ चीज़ दे रहा था, गलत कर रहा था, मेरे बारे में ना, तो मैं कह रहा हूँ उसको ओपन करें। ठीक है, वो IB की रिपोर्ट सेक्रेटरी के पास भी नहीं, जो फैसला कर रहे हैं, जिसकी बेस पे फैसला कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में IB की रिपोर्ट ही नहीं है। ठीक, इससे ज़्यादा मुझे क्या बात होती है? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका बाजा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बाजा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, इसका रिजल्ट अब आपने खुद निकालना है। मैं कोई एक्यूजेशन नहीं करना चाहता, किसी किस्म के एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। इनका ये कहना है कि ये तहकीकात कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे थे, जायज़ तरीके से कर रहे थे, लेकिन एकदम इनको बीच में से हटा दिया गया और चैलेंज किया है इन्होंने कि अगर इनके खिलाफ कोई सबूत है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, या कोई ऐसा गवाह है जो ये कह सके कि इन्होंने किसी किस्म की करप्शन की है, तो ये उसका सामना करने के लिए तैयार है। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही, तहकीकात तो हो रही हैं शुगर कमीशन के हवाले से और रिपोर्ट भी सारी आ गई, लेकिन जो इंसाफ ऑपोजिशन की जमातों के साथ या उनकी शुगर मिलों के साथ होता है, वो अपनों के ऊपर भी वही एक निज़ाम होना चाहिए इंसाफ का। ये नहीं कि अपनों के लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर हो और गैरों के लिए जो है वो हर किस्म की तलवार जो है वो तैयार हो। फैसला अब आपने करना है कि इनकी बात के अंदर जो कितनी सच्चाई है या नहीं है, ये सब कुछ आपने फैसला करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।